तो चलिए आगे पढ़ते हैं। जो प्रीवियस क्लास में लोग पढ़ रहे थे सेल या बैटरी, उसमें आगे प्रोसीड करते हैं। मैंने आपको सेल या बैटरी का इंट्रोडक्शन बता दिया था और उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में जो टर्म्स यूज होते हैं उनको बता दिया था। जैसे मान लीजिए कि एक सेल के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है 20 वोल्ट कॉमा 4 ओम, ये एक सेल है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस सेल का कौन सा सही रिप्रेजेंटेशन है। ए ऑप्शन बना के दिखा रहा हूं मैं आपको बताना है कि कौन सा सही रिप्रेजेंटेशन है। 4 ओम। अब पॉइंट सी यहां मानते थे, पॉइंट बी ये था, पॉइंट ए यहां था। पहला ऑप्शन है, इसे डिस्क्राइब कर रहा हूं, बाकी लिख दूंगा, आपको खुद ढूंढना होगा। सी का पोटेंशियल, देखिए मैं लिख रहा हूं सी के नीचे तो उसी का पोटेंशियल होगा, ए के नीचे लिखूंगा तो वह ए का पोटेंशियल होगा। तो सी का पोटेंशियल 0 वोल्ट, ए का पोटेंशियल 20 वोल्ट, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन, यह फिर से एक सेल बना रहा हूं मैं। इस क्वेश्चन में सी का पोटेंशियल दिया है -10 वोल्ट और ए का पोटेंशियल दिया है +10 वोल्ट। सी ऑप्शन। ये टर्मिनल बी, ये टर्मिनल ए। यहां पर हम लोग पॉइंट सी मानते हैं। 4 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस, यह तो हर कोई पहचान जाएगा, इसलिए इसमें जो है वही बना के दिखा रहा हूं मैं। यहां पे लिखा हुआ है प्लस ऑफ 20 वोल्ट और यहां लिखा हुआ है 0 वोल्ट। ठीक है, डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस। अब इन चारों में कौन सा सही है बताइए। देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस मत सोचिए, क्योंकि वह तो सब में वही दिया है जो क्वेश्चन में गिवन था 4 ओम, तो वो तो सबके लिए सही है। बात ईएमएफ की करिए, ये क्या होता था, ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता था और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में जो 20 वोल्ट क्वेश्चन में दिया है वह ईएमएफ होता था। तो इंटरनल रेजिस्टेंस सब में तीनों ऑप्शन ए बी सी में सही बने हुए हैं। बात ईएमएफ की है, ठीक है ना, बात ईएमएफ की है। ईएमएफ 20 वोल्ट का मतलब क्या सीखे हम लोग, 20 वोल्ट ईएमएफ का मतलब यह सीखे कि पॉइंट ए और सी में पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट का होना चाहिए। मोरोवर जो बड़ी लाइन से ए पॉइंट कनेक्टेड होता था वह हाइयर पोटेंशियल पे होना चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए चेक करिए, ए ऑप्शन में ए का पोटेंशियल 20 वोल्ट, सी का पोटेंशियल 10 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट का है। चलो एक पैरामीटर फुलफिल हुआ। अब यह चेक करिए कि सी की तुलना में ए का पोटेंशियल हाई है कि नहीं है। तो सी का 0, ए का 20, ज्यादा भी है, ये ऑप्शन सही है। ठीक करिए इसको। बी ऑप्शन में आइए, सी का पोटेंशियल -10 वोल्ट, ए का पोटेंशियल 10 वोल्ट। बताइए कितने का अंतर है, 10 वोल्ट और -10 वोल्ट में कितने का अंतर है। ठीक है, 20 वोल्ट का अंतर यहां भी है। एक पैरामीटर हो गया। अब दूसरा पैरामीटर, सी की तुलना में ए का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, तो -10 की तुलना में +10 ज्यादा है, यानी ये ऑप्शन भी सही है। थर्ड ऑप्शन, सी का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, ए का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हुआ, 20 वोल्ट का यहां भी है। लेकिन सी का पोटेंशियल के तुलना में ए का पोटेंशियल कम है। सी 20 वोल्ट पे है, +20 वोल्ट, सी +20 वोल्ट दिया, ए का 0 वोल्ट दिया है, तो ए का पोटेंशियल हो गया कम, जो कि नहीं होना चाहिए। ए बड़ी लाइन से कनेक्टेड है तो ए का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, इसे ये ऑप्शन रॉन्ग है।
ठीक है ना। तो इस तरह से जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सेल का है उसको आप समझेंगे, ठीक है ना। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 में हम लोग क्या पढ़े, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में सभी ई और आर का मीनिंग, है ना। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करना होता है सेल का। देखिए सेकेंड पॉइंट देखिए, मान लीजिए कि इस तरह से एक सेल बना हुआ है, ये एक सेल इस तरह से बनाया गया है, ये टर्मिनल बी नेगेटिव टर्मिनल, छोटी लाइन से है इसलिए, टर्मिनल ए पॉजिटिव टर्मिनल, यहां पर पॉइंट हम लोग सी माना करते थे, ये ईएमएफ ई कहलाता था, ए और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता था, ठीक है। मान लीजिए कि सेल के ए टर्मिनल यानी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रहा है I1, और नेगेटिव टर्मिनल बी से करंट सेल में इंटर कर रहा है I2, ठीक है। टर्मिनल बी से कितना करंट इंटर किया I2, टर्मिनल ए से कितना करंट बाहर निकला I1। ध्यान रखिएगा, एरो का डायरेक्शन याद रखिएगा, करंट लेफ्ट जा रहा है तो यहां भी करंट लेफ्ट ही जाना चाहिए, दोनों तरफ से करंट इंटर नहीं कर सकता है सेल के अंदर, एक तरफ से इंटर करेगा दूसरी ओर से बाहर निकलेगा, एक तरफ से इंटर करेगा दूसरी ओर से बाहर निकलेगा। जैसे एक और एग्जांपल बना दे रहा हूं मैं, बी ऑप्शन। मान लीजिए यह एक सेल है, पॉइंट ए, यह बड़ी लाइन से पॉइंट ए कनेक्टेड है और छोटी लाइन से पॉइंट बी कनेक्टेड है, छोटी लाइन से बी है तो बी नेगेटिव टर्मिनल है, ए बड़ी लाइन से तो पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां पर पॉइंट सी होता था, ये इंटरनल रेजिस्टेंस और यह ईएमएफ। अब मान लीजिए ए टर्मिनल से करंट इंटर कर रहा है I1, अगर एक तरफ से इंटर कर रहा है तो दूसरी ओर से बाहर निकलना चाहिए, दोनों तरफ से इंटर नहीं कर सकता, ये मैं आपको बता रहा हूं। पहले एग्जांपल में बी से इंटर किया I2 तो ए से देखिए बाहर निकला, टर्मिनल बी से सेल के अंदर करंट जा रहा है तो टर्मिनल ए से सेल के बाहर निकल रहा है करंट। सेकेंड एग्जांपल में ए से इंटर कर रहा है करंट I1 तो बी से बाहर निकल रहा है I2, ठीक है ना। तो एक तरफ से करंट इंटर करेगा तो दूसरी ओर से बाहर निकलेगा, एक बात। दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कोई भी केस हो ए चाहे बी, I1 इज इक्वल टू I2 होना तय है, मतलब जितना करंट इंटर करेगा एक टर्मिनल से उतना ही करंट दूसरी ओर से बाहर निकलेगा, याद रखिएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि I1 और I2 का वैल्यू डिफरेंट हो, I1 I2 सेम होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो दो पॉइंट याद रखना है, क्या, एक टर्मिनल से करंट इंटर कर रहा है तो दूसरी ओर से बाहर निकलेगा, दूसरी बात एक टर्मिनल से जितना करंट इंटर कर रहा है दूसरी टर्मिनल से उतना ही करंट बाहर निकलेगा, I1 इज इक्वल टू I2, ठीक है ना, याद रखिएगा यह पॉइंट। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक सर्किट डायग्राम आपको दिख रहा है ना, एक सर्किट डायग्राम जो आपको दिख रहा है उसमें जो लेफ्ट वाला सेल है, मान लीजिए इसका ईएमएफ 10 वोल्ट है और ये रेजिस्टेंस 5 ओम का है, राइट वाले सेल का ईएमएफ मान लीजिए 20 वोल्ट है और ये रेजिस्टेंस मान लीजिए 5 ओम का है, ये रेजिस्टेंस मान लेता हूं मैं 2 ओम का है। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड करेंट इन 2 ओम, 2 ओम में करंट बताइए, 2 ओम में करंट का वैल्यू कितना ये बताइए, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट अभी तो हम लोग कुछ ज्यादा पढ़े ही नहीं है, एक सेल का रिप्रेजेंटेशन पढ़े हैं और यह पढ़े हैं कि सेल में एक तरफ से जितना करंट इंटर करता है दूसरी ओर से उतना ही करंट बाहर निकलता है, ठीक है ना। चलिए यहां शुरू करता हूं मैं, लेफ्ट वाले
बैटरी से शुरू करता हूं। मान लीजिए ये करंट I1 आ रहा है, लेट अस कंसीडर कि ये करंट I1 आया। अब ये I1 एक रास्ते पर है तो चला जाएगा इधर I1, ये I1 इधर आया। अब यहां तक तो आप I1 को ले आए, यहां तक आप I1 को ले आए। अब I1 को इसके नीचे आने पर दो रास्ते मिल रहे हैं। यहां पर देखिए इस जंक्शन पर, इस जंक्शन पर ध्यान दीजिए, इस जंक्शन पर ध्यान दीजिए। इस जंक्शन पर I1 के पास दो रास्ते हैं, लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट राइट दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा, या केवल राइट जाएगा, या केवल लेफ्ट आएगा, नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। कॉन्सेप्ट लगाइए कि सेल के एक टर्मिनल से जितना करंट बाहर निकलता है, दूसरे टर्मिनल से उतना ही इंटर करना चाहिए। तो यह 10 वोल्ट वाले बैटरी को देखिए, पॉजिटिव टर्मिनल से कितना करंट बाहर निकला है I1, तो नेगेटिव में उतना ही इंटर करना चाहिए। ऐसे यहां से शुरू करिए, फिर आप नेगेटिव में I1 ही इंटर करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि इस तार में करंट I1 है, यानी इधर से I1 आया होगा, ऐसे I1 आया होगा तभी तो गया। हेंस ये I1 लेफ्ट साइड चला गया, ये I1 करंट जो है वह लेफ्ट साइड चला गया, ये I1 करंट लेफ्ट चला गया, ऐसे। ठीक है, इसी तरह से चलिए इधर 20 वोल्ट पे आइए। 20 वोल्ट से करंट मान लीजिए निकला I2, तो अभी तो एक ही रास्ता है, आगे बढ़िए। I2 करंट को लेकर आगे बढ़िए, 5 ओम रेजिस्टेंस में आइए, I2 को लाइए, I2 लाइए, यहां तक I2 ले आए। अब फिर I2 जब नीचे आएगा तो इस वाले जंक्शन पर फिर उसके पास दो रास्ते हैं, राइट और लेफ्ट। तो फिर करंट डिवाइड होगा दोनों तरफ, या राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा, नहीं पता चल रहा है। तो ऐसे में फिर कॉन्सेप्ट लगाइए जो हम लोगों ने पढ़ा, वापस आइए। 20 वोल्ट से ऊपर पॉजिटिव साइड से कितना करंट निकला I2, तो नेगेटिव साइड में उतना ही करंट इंटर करना चाहिए I2। तो जैसे आप ये डिसाइड कर लिए कि I2 इस तार में ऊपर गया, तो I2 इधर से आया होगा, I2 इधर से आया होगा, ऐसे आया होगा तभी तो ऐसे गया। ठीक है ना, तो देयरफॉर ये जो I2 है, यहां तक जो 5 ओम रेजिस्टेंस में I2 आया, वो इस जंक्शन पर लेफ्ट साइड नहीं गया, ये राइट साइड चला गया, ऐसे। ठीक है, अब तो आंसर पता चल गया होगा आपको। I1 चला गया लेफ्ट, I2 चला गया राइट, तो देयरफॉर इस 2 ओम में करंट कितना आया, 0। 2 ओम में करंट ना लेफ्ट से आया ना राइट से आया, ना I1 आया ना I2 आया, तो 2 ओम में करंट 0। तो आंसर क्या लिखेंगे आप, आंसर 0 एम्पियर, है ना। तो देखिए केवल कॉन्सेप्ट लगा के ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कोई कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ा, है ना, कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, केवल कॉन्सेप्ट लगा के ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ओके, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पॉइंट नंबर 3। जैसा कि आपको पिछले पेज पे दिखाया था मैंने, पॉइंट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में जैसा कि आपको दिखाया था मैंने, यह पॉसिबल है कि एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर जा सकता है, नेगेटिव से इंटर कर सकता है, या पॉजिटिव साइड से इंटर कर सकता है और नेगेटिव साइड से बाहर जा सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी ट्रू है कि नहीं। ये इंटरनल रेजिस्टेंस R है और ये EMF E है। ठीक है, तो मान लीजिए करंट नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। मान लीजिए करंट नेगेटिव टर्मिनल से इंटर कर रहा है, चलो स्मॉल आई मानता हूं इस बार करंट को मैं। नेगेटिव टर्मिनल से इंटर कर रहा है तो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल जाएगा, वही सेम करंट। अब I1 I2 लिखने का मतलब नहीं है। तो जब ऐसा होगा, जब ये केस आएगा कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलेगा और नेगेटिव से इंटर करेगा, यानी करंट फ्लो का डायरेक्शन नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। फिर से सुन लीजिए,
जब कभी भी नेगेटिव टर्मिनल से करंट इंटर करेगा और पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगा, ऐसे सेल को हम लोग कहेंगे डिस्चार्जिंग सेल। क्या कहेंगे? डिस्चार्जिंग। तो हेडिंग लिख दे रहा हूं, डिस्चार्जिंग सेल। इसको डिस्चार्जिंग सेल कहा करेंगे। ठीक है ना, ये डिस्चार्जिंग कंडीशन में है, ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है, एनर्जी दे रहा है एक्सटर्नल सर्किट को। ठीक है ना, सेल डिस्चार्ज हो रहा है, एनर्जी दे रहा है एक्सटर्नल सर्किट को। ओके, वर्क डन बाय द सेल है, सेल वर्क कर रहा है, वर्क डन बाय द सेल है, एक्सटर्नल सर्किट को एनर्जी दे रहा है, सेल डिस्चार्ज हो रहा है खुद। ओके, अब बताइए, ऐसे में आप VA माइनस VC, ये तो डेफिनेशन है ना, इसको क्या लिखते थे आप? बताइए, ए और सी में किसका पोटेंशियल ज्यादा? ए और सी में किसका पोटेंशियल ज्यादा? ए का। तो अगर VA ग्रेटर है तो ये पॉजिटिव में आंसर आएगा, और तब इसे क्या लिखेंगे आप? प्लस EMF, है ना? ठीक, आगे बढ़िए, VC माइनस VB, VC माइनस VB, ये बताइए क्या लिखेंगे आप इसे? बताइए, याद करिए, VC माइनस VB, ये निकालने के पहले याद करिए, रेजिस्टेंस में करंट फ्लो, कंडक्टर्स में करंट फ्लो का डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता था, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। तो कंडक्टर्स में करंट फ्लो का डायरेक्शन हाई से लो की तरफ होता था। करंट किधर जा रहा है? करंट जा रहा है टर्मिनल बी से सी की ओर, करंट जा रहा है बी से सी की ओर। तो हाई टू लो, बी का पोटेंशियल हाई होना चाहिए, सी का पोटेंशियल लो होना चाहिए, है ना? ठीक है ना, ये जो ध्यान रखिएगा भैया, ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, हाई टू लो पोटेंशियल, ये कंडक्टर्स के लिए वैलिड होता है। ये नहीं कि इसको कहीं भी आप बैटरी में भी या सेल में भी अप्लाई करना शुरू कर दें। बैटरी में मैंने दिखाया ना, करंट फ्लो का डायरेक्शन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर भी हो सकता है, या पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर भी हो सकता है। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर करंट जाएगा, ये फंडा कहां लगता है? कंडक्टर्स में, यानी रजिस्टर्स में। तो रजिस्टर R है, रेजिस्टेंस R में करंट फ्लो देखिए B से C की ओर हो रहा है, तो हाई से लो की ओर हो रहा होगा, यानी B का पोटेंशियल ज्यादा और C का पोटेंशियल कम। तो अगर B का पोटेंशियल ज्यादा है, यानी ये ज्यादा है, आंसर नेगेटिव में आएगा। एक बात। दूसरी बात, ये है क्या VC माइनस VB? पोटेंशियल डिफरेंस है, ओम्स लॉ से ये तो IR होता है, V इज इक्वल टू IR, तो लिख दिया IR। ठीक है ना, दोनों इक्वेशन जोड़ने जा रहा हूं मैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए। तो VC और VC कट गया, और क्या रहा है? VA माइनस VB इज इक्वल टू कितना? E माइनस IR। ठीक है, अब बताइए, ये VA माइनस VB को क्या लिखते हैं आप? याद करिए, पहला पेज याद करिए, VA माइनस VB को क्या लिखते हैं आप? पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, V, है ना? टर्मिनल्स के क्रॉस, बैटरी के टर्मिनल्स के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज V लिखते हैं। LHS हो गया V, RHS कितना आ गया? E माइनस IR। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि डिस्चार्जिंग सेल के केस में टर्मिनल वोल्टेज, EMF और करंट का रिलेशन, टर्मिनल वोल्टेज, EMF, करंट का रिलेशन, V इज इक्वल टू E माइनस IR। तो बताइए, V बड़ा है कि E बड़ा है? E में IR घटा दिए तब ना आया V, E बड़ा हुआ ना, यानी डिस्चार्जिंग सेल के केस में टर्मिनल वोल्टेज स्मॉलर देन EMF। ठीक, डिस्चार्जिंग सेल के केस में टर्मिनल वोल्टेज स्मॉलर देन EMF होता है। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 देखिए, इस बार एज्यूम कर रहा हूं मैं कि सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इंटर करेगा और नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगा। ये पॉइंट बी है नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉइंट ए है पॉजिटिव टर्मिनल। यहां पे हम लोग पॉइंट मानते थे सी, ए और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ, और यह इंटरनल रेजिस्टेंस आर कहलाता था। क्या मान रहा हूं मैं, इस बार पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इंटर कर रहा है, जितना करंट इंटर करेगा नेगेटिव टर्मिनल से उतना ही करंट बाहर निकलेगा। ठीक है, अब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इंटर किया और नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकला है, तो ऐसे केस में हम लोग इसको चार्जिंग सेल कहेंगे। क्या कहेंगे, चार्जिंग सेल। ये वर्क डन ऑन द सेल है, सेल खुद चार्ज हो रहा है। ठीक है ना, सेल खुद चार्ज हो रहा है, ये चार्जिंग सेल है। चार्जिंग सेल वर्क डन ऑन द सेल है, सेल एनर्जी ले रहा है एक्सटर्नल सर्किट से और खुद अपने आप को चार्ज कर रहा है, इसे चार्जिंग सेल कहेंगे। ओके, कब चार्जिंग सेल कहेंगे, जब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इंटर करे और नेगेटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकले। ओके, चलिए अप्लाई करिए, जैसे पिछली बार किया था अप्लाई करिए। वी ए माइनस वी सी, बोलिए क्या लिखूं, प्लस ई या माइनस ई, क्या लिखूं इसको मैं, प्लस ई लिखूं या माइनस ई लिखूं, नहीं ये तो प्लस ई रहेगा। क्यों, क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ सेल सी के तुलना में ए का पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो वी ए ज्यादा है वी सी कम है, इसे प्लस में। आगे बढ़िए, वी सी माइनस वी बी, कितना आएगा इसका वैल्यू, आई आर ना, क्या आएगा इसका वैल्यू, ओम्स लॉ से पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। अब बताइए प्लस आई आर या माइनस आई आर, इसके लिए रजिस्टर आर में, ये रेजिस्टेंस आर में करंट फ्लो का डायरेक्शन देखिए, करंट सी से बी की ओर जा रहा है। रजिस्टर आर में करंट सी से बी की ओर जा रहा है, अगर सी से बी की ओर जा रहा है तो हाई से लो पोटेंशियल की ओर जा रहा होगा, है ना। तो हाई से लो पोटेंशियल मतलब सी का पोटेंशियल ज्यादा, बी का पोटेंशियल कम। कंडक्टर्स में यानी रजिस्टर्स में करंट फ्लो हाई टू लो, सी से बी की ओर करंट जा रहा है, तो सी का पोटेंशियल ज्यादा, बी का पोटेंशियल कम, इसीलिए प्लस आई आर। ठीक है ना, दोनों इक्वेशन जोड़ लीजिए, वीसी कट गया, वी ए माइनस वी बी आ गया, कितना, ई प्लस आई आर। ठीक है, एलएचएस वी माइनस वीबी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज वी, कितना आ गया, ई प्लस आई आर। टर्मिनल वोल्टेज वी आ गया ई प्लस आई आर। ठीक है ना, तो चार्जिंग सेल के केस में, चार्जिंग सेल के केस में टर्मिनल वोल्टेज ई प्लस आई आर होता है। चार्जिंग सेल के केस में टर्मिनल वोल्टेज ई प्लस आई आर, और इसका मतलब क्या हुआ, V ग्रेटर देन E है ना, V ग्रेटर देन E है कि नहीं। तो चार्जिंग सेल में टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा होता है। तो बात समझ में आ गई, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग सेल। चार्जिंग सेल में V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर आ चुका है आंसर, और डिस्चार्जिंग में V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर आंसर आया। डिस्चार्जिंग में E माइनस आई आर आया तो V लेस हुआ E से। चार्जिंग में देखिए ना क्या है आंसर, चार्जिंग सेल में आंसर आया E प्लस आई आर, है ना, तो V ग्रेटर हुआ E से। अच्छा एक बात देखिए, इन एनी केस, यहां लिख दे रहा हूं, इन एनी केस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, इन एनी केस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग,
चार्जिंग का केस हो चाहे डिस्चार्जिंग का केस हो, इफ I इज इक्वल टू 0, अगर बैटरी में करंट नहीं जा रहा है, इफ I इज इक्वल टू 0, अगर करंट 0 है, देन अगर I 0 हो गया तो क्या रिजल्ट मिला आपको, देन V इज इक्वल टू E, है ना। अगर करंट 0 हो गया, सेल में कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तो सेल में अगर करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो इस केस में टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ बराबर होंगे। अगर सेल में करंट नहीं फ्लो हो रहा है, सेल से करंट पास नहीं कर रहा है, तो उसका टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ बराबर आएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 5, मान लीजिए एक सिंपल मैं सेल बना दे रहा हूं, मैं ये एक सिंपल सेल बना दिया, पॉइंट बी नेगेटिव टर्मिनल, पॉइंट ए पॉजिटिव टर्मिनल, ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर। अब मान लीजिए इस सेल को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के पैरेलल में जोड़ा गया है, इस सेल को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के पैरेलल में जोड़ा गया है, ठीक है ना, ये आर। तो आप यह पहले ध्यान दीजिए कि इस आर को लोड रेजिस्टेंस कहते हैं, आर एल, ओके, आर एल कहते हैं इसे, चाहे सिंपल आर भी लिख सकते हैं आप, आपकी चॉइस है, लेकिन इसका नाम याद रखिएगा, इसको लोड रेजिस्टेंस कहते हैं, है ना। सेल के साथ पैरेलल में जो रेजिस्टेंस जुड़ा है उसे लोड रेजिस्टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोड रेजिस्टेंस, ओके। अब अगर सर्किट में एक ही लूप बन रहा है, जैसे देखिए सर्किट में ये एक ही लूप बन रहा है, बस सिंगल लूप बन रहा है ये, तो सिंगल लूप जब भी बनेगा तो करंट निकालना बहुत इजी होगा। एक लूप वाले सवाल में करंट निकालना हमेशा से आसान होता है, ऐसे में वर्क डन बाय द सेल होता है। जब सर्किट में एक ही सेल है तो वर्क डन बाय द सेल होगा, डिस्चार्जिंग मोड में सेल रहेगा और सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलेगा, मान लीजिए स्मॉल आई, और यही करंट पूरे लूप में सर्कुलेट करेगा, ठीक है ना, यही करंट पूरे लूप में सर्कुलेट करेगा, ओके, ठीक। तो करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या हुआ इस लूप में, क्या हुआ डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, ओके ना, करंट फ्लो का डायरेक्शन हुआ एंटी क्लॉकवाइज। एक सिंगल लूप वाले सवाल हमेशा आसान होते हैं, एक अकेला लूप है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ओके। कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, करंट आई का वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, अरे एक सिंगल लूप का तो क्वेश्चन इजी होता है, जैसा कि मैंने 2-3 बार बोल दिया अभी। ये देखिए लोड रेजिस्टेंस आर और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ये दोनों एक ही पाथ में आ रहे हैं, सीरीज में है, तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, अब पूरे सर्किट का ईएमएफ ई, ठीक है ना। तो देयरफॉर आप डायरेक्टली आई का वैल्यू लिखेंगे, क्या, आई बराबर टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। तो एक लूप वाला सवाल जब भी आए तो वो बहुत इजी होगा, एक लूप वाला सवाल आए तो बहुत इजी होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक लूप वाला एक और सवाल लिख रहा हूं मैं, मान लीजिए एक सेल है यहां, ये एक रेजिस्टेंस है और एक और सेल लगा रहा हूं मैं, यहां पर एक और सेल लगा देता हूं, ये ऐसे, अभी भी देखिए एक ही लूप बन रहा है, सिंगल लूप ही तो बन रहा है। चलिए सबका वैल्यू लिखता हूं मैं, इस सेल का ईएमएफ दिया है 20 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस मान लीजिए 2 ओम है। इस सेल के बारे में दिया हुआ है ईएमएफ
10 वोल्ट और मान लीजिए इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। ठीक है, लेट अस कंसीडर कि ये जो लोड रेजिस्टेंस है आर, ये लोड रेजिस्टेंस 7 ओम का है। कुछ भी मान लीजिए, क्या करना है, 7 ओम मान लीजिए। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि सिंगल लूप है, सिंगल लूप में करंट फ्लो हमेशा इजी होता है, लेकिन यहां पर दो बैटरी हैं, थोड़ा सा दिक्कत है कि दो बैटरी हैं। अब दो बैटरी में हम लोग क्या करें, कौन डिस्चार्जिंग बनेगा, कौन चार्जिंग बनेगा। एक्चुअली पॉइंट नंबर 5 में आपको यही सिखा रहा हूं मैं। पॉइंट नंबर 5 ये जो लिखा हुआ ना, पॉइंट नंबर 5 में आपको यही सिखाना चाहता हूं मैं। एक सिंगल लूप बने और एक ही सेल हो, तब तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, तब तो करंट ये आ गया। एक सिंगल लूप में अगर बात हो एक ही बैटरी का, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इजीली करंट निकाल लेंगे आप। टोटल ईएमएफ ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। बात अगर एक से अधिक सेल है तब क्या करेंगे आप, तो एक सेल डिस्चार्जिंग बनेगा, दूसरा चार्जिंग बनेगा, या एक दोनों ही चार्जिंग बनेंगे या दोनों ही डिस्चार्जिंग बनेंगे, कैसे सोचें। तो एक काम करिएगा, आप उस सेल पर ध्यान दीजिएगा जिसका ईएमएफ ज्यादा है ना। जैसे ऊपर वाले सेल का ईएमएफ 20 वोल्ट है, इसका ईएमएफ 10 वोल्ट है, यानी ये डोमिनेट करेगा। तो क्या करिएगा, इसको डिस्चार्जिंग, जिसका ईएमएफ ज्यादा है उसको डिस्चार्जिंग बनाइएगा। ठीक है ना, जिसका ईएमएफ ज्यादा है उसको डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग मतलब उसके पॉजिटिव से करंट बाहर निकलेगा, तो पॉजिटिव से करंट आई बाहर निकला, ऐसे आई सर्कुलेट करने लगेगा इस तरह से, ऐसे। ठीक, तो करंट फ्लो का डायरेक्शन पता हो गया आपको इस तरह से। इसको इंपॉर्टेंस दिया जिसका ईएमएफ ज्यादा है। ठीक, अब क्या कॉन्सेप्ट लगाना है हम लोगों को, करंट आई का वैल्यू कैसे आएगा, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। एक लूप वाला क्वेश्चन तो हमेशा से आसान है, टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल ईएमएफ क्या लिखूं, 20 प्लस 10 या 20 माइनस 10। ये 20 वोल्ट है ना यहाँ पर बैटरी का ईएमएफ, और छोटी बैटरी का ईएमएफ 10 वोल्ट है। तो 20 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट लिखूं या 20 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट लिखूं, ये कैसे पता लगेगा, तो करंट के डायरेक्शन से पता लगेगा। बताइए, ये डिस्चार्जिंग है, डिस्चार्जिंग मतलब क्या होता है, पॉजिटिव से करंट बाहर निकलना। तो यहां नीचे एरो बना के दिखा रहा हूं, देखिए ये डिस्चार्जिंग सेल है, इसके पॉजिटिव से करंट बाहर निकल रहा है। ठीक है ना, ये एरो बना के दिखा रहा हूं, देखिए इसके पॉजिटिव से करंट बाहर निकल रहा है। ठीक, ये एरो किधर करंट भेज रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां पर देखिए, इसके पॉजिटिव से भी करंट बाहर निकला है, इसके पॉजिटिव से भी करंट बाहर निकला है। ठीक है ना, तो यहां भी एरो बना रहा हूं मैं, ये चाहता क्या है, डिस्चार्ज होना, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव एरो बना दिया दोनों जगह। ऊपर वाले सेल में भी नेगेटिव से पॉजिटिव एरो बना दिया, नीचे वाले सेल में भी नेगेटिव से पॉजिटिव एरो बना दिया। अब एरो को करंट फ्लो के डायरेक्शन से मैच करिए। करंट फ्लो बड़े सेल में देखिए 20 वोल्ट वाले में देखिए, करंट फ्लो एरो का डायरेक्शन सेम। छोटे बैटरी में देखिए, करंट फ्लो और एरो का डायरेक्शन सेम, यानी दोनों बैटरी करंट को सपोर्ट दे रहे हैं, दोनों सपोर्टिंग है, दोनों डिस्चार्जिंग है ना, दोनों सपोर्टिंग है, दोनों सपोर्टिंग है, इसे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग 20 V इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू V बाई आर, आई इज इक्वल टू V बाई आर। ये 20 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट ऐड हुआ, क्यों, दोनों बैटरी करंट के लिए सपोर्टिंग बन रहे हैं। अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 7 ओम प्लस 2 ओम प्लस 1 ओम, कितना आ गया, ऊपर आ गया 30, नीचे आ गया 10, 3 एम्पियर। ये आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, एक सिंगल लूप में करंट निकालना हमेशा आसान होता है। ठीक है ना, सिंगल लूप में करंट निकालना बहुत इजी है। अच्छा, एक एग्जांपल और देखिए, अगला एग्जांपल देखिए, एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, सब न्यूमेरिकल चल रहा है ये सब। एक सेल है, इस सेल को इस तरह से बनाया जा रहा है, इसका मैं फिर से बोल रहा हूं 20 वोल्ट 2 ओम। ठीक, ये रेजिस्टेंस वही 7 ओम वाला जो था, बैटरी जो यहां लगी थी, अब इसका
कनेक्शन उल्टा कर रहा हूं मैं ऐसे, इसका कनेक्शन उल्टा कर दिया मैंने इस तरह से, ठीक है ना। 10 वोल्ट की बैटरी थी, 1 ओम इसका इंटरनल था। अब इसके बैटरी का उल्टा मैंने किया टर्मिनल्स, ठीक। अब आप करंट फ्लो इस सर्किट में किधर होगा और कितना होगा बताइए, कि करंट फ्लो किधर होगा और कितना होगा। तो जैसे कि मैंने कहा, एक अकेला लूप है, सिंगल लूप है तो क्वेश्चन हमेशा से आसान ही है ये, सिंगल लूप वाले क्वेश्चन टफ हो ही नहीं सकते हैं। किस पर ध्यान देना है, सबसे पहले करंट का डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए ऐसा सेल जिसका ईएमएफ सबसे बड़ा हो। यह 10 वोल्ट है जबकि यह 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट ग्रेटर है, उसी पर ध्यान देंगे, वहीं से बनाना शुरू करेंगे। तो 20 वोल्ट को डिस्चार्ज करवाइए, यानी उसके पॉजिटिव से करंट बाहर निकलेगा, ठीक। तो करंट आई पॉजिटिव से बाहर निकला, बस करंट फ्लो का सर्किट में डायरेक्शन हो गया पता। फिर से करंट फ्लो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है ना, ये करंट फ्लो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। ओके, अब इसका वैल्यू चाहिए, इस आई का वैल्यू क्या लिखें, इस आई का वैल्यू क्या लिखें, यही सोचना है हम लोगों को। लिखना क्या होता है, एक अकेले लूप में क्या लिखना होता है, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, इतना ही तो लिखना होता है। तो समस्या क्या है, समस्या यह है कि टोटल ईएमएफ में 20 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट करें या 20 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट करें। इसके लिए क्या सिखाया मैंने आपको, कि जो सेल है उसके नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर एरो बनाइए, बन गया एरो। यहां पर भी छोटे सेल 10 वोल्ट वाले सेल को भी देखिए और इसके नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर एरो बनाइए, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर एरो बनाया, ठीक। अब कंपेयर करिए, 20 वोल्ट वाले सेल को देखिए, करंट का डायरेक्शन एरो का डायरेक्शन सेम, ये सपोर्टिंग है, ठीक। यहां देखिए, करंट का डायरेक्शन राइट, एरो का डायरेक्शन लेफ्ट, ये अपोजिंग है, तो ये अपोजिंग सेल हो गया, वो सपोर्टिंग सेल हो गया। तो लिखेंगे सपोर्टिंग सेल माइनस अपोजिंग सेल, ये टोटल ईएमएफ हो गया, सपोर्टिंग सेल माइनस अपोजिंग सेल, ये टोटल ईएमएफ हो गया। और टोटल रेजिस्टेंस तो सब एक ही लूप में आने वाले, जितने रेजिस्टेंस सीरीज में, तो 7 प्लस 1 प्लस 2, अरे 7 प्लस 1 प्लस 2 कितना हो गया, ऊपर 10, नीचे भी कितना हो गया 10, करंट 1 एम्पियर का आ गया, ठीक है ना। यही आपसे कह रहा हूं, एक सिंगल लूप बने तो एक सेल हो चाहे कितना भी सेल हो, वो क्वेश्चन हमेशा आसान ही है कि नहीं। चलिए अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल। अगला सवाल है, मान लीजिए ये एक सर्किट डायग्राम है, इसमें एक पहला सेल ये है, ये दूसरा सेल, यह तीसरा सेल, यहां पर भी एक रेजिस्टेंस ऐड कर दे रहा हूं, और ये रहा चौथा सेल। 4 सेल है, मान लीजिए 4 सेल है और 2 लोड रेजिस्टेंस है, एक लेफ्ट में और एक राइट में, सभी का वैल्यू लिख दे रहा हूं मैं। चलिए यहां से लिखना शुरू करता हूं, 10 वोल्ट 1 ओम, 20 वोल्ट 2 ओम, 30 वोल्ट 3 ओम और 40 वोल्ट 4 ओम, ठीक है। तो मान लीजिए ये सभी रेजिस्टेंस, सभी सेल और उनके इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया, ओके, ठीक है ना। ये जो रेजिस्टेंस है इसको मान लीजिए 5 ओम का, और ये रेजिस्टेंस मान लीजिए 10 ओम का, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग को इस सर्किट में करंट डिसाइड करना है, तो करंट कैसे डिसाइड करेंगे, यह हम लोग को सोचना है।
तो मैंने क्या सिखाया आपको कि सबसे पहले क्या करना है, एक लूप वाले क्वेश्चन हमेशा इजी है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है आपको कि सबसे बड़े ईएमएफ पर ध्यान देना है। सबसे बड़ा ईएमएफ 40 वोल्ट है, सबसे बड़ा ईएमएफ 40 वोल्ट है, ठीक है ना। यहां से शुरू करिए। अब ये कंफर्म नहीं बोल रहा हूं मैं कि अगर बहुत ढेर सारे सेल हैं तो सबसे बड़े ईएमएफ को देखेंगे और वहां से करंट डिसाइड करेंगे तो वो सही ही आ जाएगा। मैं एक आपको रास्ता दिखा रहा हूं, बाद में आंसर बताएगा कि आपका एजम्पशन सही हुआ कि नहीं सही हुआ, ठीक है ना। मैं आपको एक पाथवे बता रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व करने का। सबसे पहले क्या करना है, सबसे बड़े, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, फिर एक्सप्लेन करूंगा क्या मैं बोल रहा था, अभी आपको दोबारा बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करिए, सबसे बड़े ईएमएफ पर ध्यान दिए 40 वोल्ट, और यहां से करंट का डायरेक्शन बताना शुरू करिए, ठीक है। तो 40 वोल्ट के पॉजिटिव से करंट बाहर निकला, बस इसको देखते हुए पूरे लूप में करंट फ्लो करा दीजिए। इसको देखते हुए पूरे लूप में करंट फ्लो करा दिया, तो पूरे लूप में करंट फ्लो का डायरेक्शन हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये डायरेक्शन जो आपने एज्यूम किया एंटी क्लॉकवाइज, ये जरूरी नहीं है कि सही हो, वो अभी बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। लेकिन करना आपको ऐसे ही चाहिए। अरे कोई तो एक रास्ता होगा जहां शुरू करेंगे, वो बेस्ट रास्ता मेरे हिसाब से यही है। सबसे बड़े ईएमएफ को फाइंड आउट करिए और उसको डिस्चार्ज कराइए, उस सेल को डिस्चार्ज कराइए, यानी उसके पॉजिटिव से करंट बाहर निकालिए आई, ठीक है। करंट फ्लो का डायरेक्शन बन गया। अब आगे क्या बताया था मैंने, सभी सेल के ईएमएफ पर नेगेटिव टू पॉजिटिव एरो बनाइए। जैसे ये नेगेटिव से पॉजिटिव, लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट एरो बना दिया। 30 वोल्ट पे आइए, नेगेटिव से पॉजिटिव एरो बनाइए। 20 वोल्ट पे आइए, नेगेटिव से पॉजिटिव एरो बनाइए। 10 वोल्ट पे आइए, नेगेटिव से पॉजिटिव एरो बनाइए। बन गया, ठीक। अब करंट का डायरेक्शन एरो का डायरेक्शन मैच करिए, करंट का डायरेक्शन एरो का डायरेक्शन मैच करिए। चलिए 40 वोल्ट से शुरू करते हैं। करंट और एरो का डायरेक्शन सेम सेम, तो ये सपोर्टिंग है, सपोर्टिंग सेल को लिखेंगे प्लस में, +40। आइए आगे बढ़िए, 30 वोल्ट पे आइए, करंट का डायरेक्शन और ये एरो का डायरेक्शन सेम, सेम डायरेक्शन मतलब सपोर्टिंग, सपोर्टिंग को लिखेंगे प्लस में 30, ठीक है। 20 वोल्ट पे आइए, देखिए करंट का डायरेक्शन राइट, एरो का डायरेक्शन लेफ्ट, उल्टा है, अपोजिंग सेल, लिखेंगे माइनस में, ओके। 10 वोल्ट लास्ट वाले पे आइए, 10 वोल्ट, करंट का डायरेक्शन राइट, एरो का डायरेक्शन लेफ्ट, उल्टा है, उल्टा है तो अपोजिंग सेल -10। तो ये टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट हो गया डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। चलिए कहीं से भी जोड़ना शुरू कर दिए, इस 5 ओम से जोड़ना शुरू करता हूं, तो 5, आगे बढ़िए नीचे से करंट के डायरेक्शन में घूमते जाइए, 5 के आगे आया 2, तो +2, प्लस आगे बढ़िए 1 दिख रहा है, और आगे बढ़िए 10 दिख रहा है, और आगे बढ़िए 4 दिख रहा है, और लास्ट वाला 3 बना, है ना। तो ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया 40 + 30 70, 70 - 30 कितना बचा 40, सही जोड़ा है मैंने ना, ऊपर आ गया 40, प्लस में 40 आया, प्लस में 40 आया, नीचे आया 5 और 2 7, 7 + 1 8, 8 और 10 18, 18 और 4 22 और 3 55, 25, वह सही जोड़ा है ना मैंने। 5 2 7 1 8 18 22 25, नीचे आ गया 25, ठीक। ये करंट आ गया 40/25 एम्पियर करंट आ गया, ठीक है, ओके। लेकिन ये करंट पॉजिटिव में आया, ये करंट न्यूमरेटर को देखिए ना, न्यूमरेटर में प्लस साइन भी है माइनस साइन भी है, यानी न्यूमरेटर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता था, न्यूमरेटर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता था, लेकिन आया पॉजिटिव में।
पॉजिटिव में आए तो आपका माना हुआ डायरेक्शन सही है। यही मैं आपसे बोल रहा था कि बड़े ईएमएफ वाले सेल पर ध्यान दीजिए। ये 40 वोल्ट जो बड़ा था, यहां पर ध्यान दीजिए और करंट ड्रॉ करना शुरू कर दीजिए। अगर आंसर आ गया प्लस में तो आपका एजम्पशन सही है, आंसर आ गया माइनस में तो समझ लीजिए करंट क्लॉकवाइज जाता। हम लोगों ने क्या माना है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर नेगेटिव आंसर आता तो समझ जाते करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। ठीक है ना। लेकिन जो भी हो, एक लूप वाले क्वेश्चन हमेशा आसान ही है ना। एक लूप वाले क्वेश्चन कभी भी टफ नहीं है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल, जो भी है नंबर देख लीजिएगा क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल है, एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम बना रहा हूं जिसमें दो सेल है। एक सेल ये हुआ, दूसरा सेल यहां लगा रहा हूं मैं, और दोनों सेल के साथ एक लोड रेजिस्टेंस है। ये एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम है। ओके, लोड रेजिस्टेंस आर मान लीजिए। इस सेल का ईएमएफ E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1। दूसरे सेल का ईएमएफ E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ठीक है ना। यहां पे एक स्विच लगा रहा हूं मैं, यहां पर एक स्विच लगा रहा हूं। देखिए कैसे, स्विच एस, स्विच क्लोज कर दूंगा मैं तो क्या मतलब हो जाएगा कि जिन दो पॉइंट्स के बीच स्विच जुड़ा है वो दोनों पॉइंट शॉर्ट सर्किटेड हो जाएंगे। ठीक है ना, वह दोनों पॉइंट शॉर्ट सर्किटेड हो जाएंगे। जब स्विच बंद करूंगा, एस क्लोज कहूंगा, एस इज क्लोज, मतलब जिन दो पॉइंट्स के बीच ये स्विच जुड़ा है वह शॉर्ट सर्किटेड हो जाएंगे। यानी स्विच बंद करते ही E2 यूजलेस हो जाएगा, E2 यूजलेस हो जाएगा। ठीक है। तो सवाल ये है कि इस लोड रेजिस्टेंस में करंट जो दिख रहा होगा, जो भी करंट होगा, इस लोड रेजिस्टेंस में जो करंट होगा वो बढ़ कब जाएगा, किस कंडीशन में। तो लिख दे रहा हूं क्वेश्चन। मान लीजिए ये करंट का वैल्यू कुछ मान लेता हूं मैं, या चलो रहने दो ऐसे लिख देता हूं मैं। इन व्हाट कंडीशन current through R will increase in what condition current through R will increase when switch S is closed। ठीक है ना, यानी स्विच एस बंद कर दिया जाए तो आर से करंट कौन से कंडीशन में बढ़ जाएगा। पहला ऑप्शन है E2R1, E2R1 greater than E1 into R2 plus R। ठीक, बी ऑप्शन है, ऐसे ही करके चार ऑप्शन दिए होंगे यार। E1R2 ग्रेटर देन E2 इंटू R प्लस R1, ऐसे ही करके चार ऑप्शन है। ठीक है ना। सी ऑप्शन, E2R2 लेस देन E1 R प्लस R2।
ठीक, या डी ऑप्शन E1R1 ग्रेटर देन E2 इंटू R+R1, या मान लीजिए नन ऑफ दीज, मान लीजिए नन ऑफ दीज, या चारों में से कोई नहीं आया तो नन ऑफ दीज भी ऑप्शन हो सकता है। खैर चलिए, जो भी ऑप्शन से क्या करना है, कौन सा सही ऑप्शन है इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है, ये हम लोग को ढूंढना है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखिए, जब स्विच ओपन है, एस ओपन, जब स्विच एस ओपन है, जब एस ओपन है तब सिंपल सा डायग्राम बन जाएगा, जो है वही दिखेगा आपको, जैसा है वैसा ही दिखेगा आपको। ये एक बैटरी है, यह दूसरी बैटरी है, और नीचे लोड रेजिस्टेंस है। यही तो है डायग्राम। ये क्या था, E2 R2 E1 R1 और ये लोड रेजिस्टेंस R। करंट I1 मान लेता हूं इस कंडीशन में मैं। अब आपको इतना तो सिखा दिया कि आप ये I1 का वैल्यू ओरली लिख सकते हैं। देख लीजिए अपने आप ही, करंट फ्लो का डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉक। ठीक, एरो बना लीजिए, सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बना लिया एरो। करंट फ्लो और एरो सेम डायरेक्शन में है, दोनों बैटरी सपोर्टिंग है, तो E1 प्लस E2 टोटल EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस, R1 प्लस R2 प्लस R। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग एस करेंगे क्लोज, जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है। जब स्विच एस क्लोज किया गया, स्विच एस क्लोज्ड, क्लोज करने का अर्थ क्या बताया मैंने आपको, क्लोज करने का अर्थ बताया कि स्विच बंद कर देंगे तो जिन दो पॉइंट्स के बीच स्विच जुड़ा है उनका पोटेंशियल हो जाएगा सेम। जब उनका पोटेंशियल हो गया सेम तो E2 शॉर्ट सर्किट हो गया, उसका मीनिंग खत्म हो गया, तो वो नहीं बनाया मैंने। ठीक है ना, अब ये हो गया सर्किट डायग्राम, ये लोड रेजिस्टेंस R था। अब तो और आसानी से करंट आ गया I2, करंट इस बार I2 मान लीजिए। अब तो और इजी हो गया, एक ही बैटरी है तो कोई टेंशन ही नहीं है। टोटल EMF E1 बाई टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R, ये हो गया। अब क्या आ गया, यहां से क्या दिया है क्वेश्चन में, करंट क्या हो जाना चाहिए, करंट इन आर विल, क्या दिया है क्वेश्चन में, करंट इन आर विल इंक्रीज। देखिए ना क्वेश्चन पढ़िए, आर में करंट बढ़ना चाहिए, यानी I2 ग्रेटर देन I1 दिया हुआ है। I2 ग्रेटर देन I1 मतलब क्या हुआ कि E1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R, ये हो गया I2 ग्रेटर देन I1 मतलब E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R, ये आ गया। ठीक है ना, सिंप्लीफाई करिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करके बताइए कोई ऑप्शन आ रहा है या नन ऑफ दीज टिक किया जाए। सॉल्व करिए तो जरा, और बताइए कौन सा ऑप्शन आया या फिर नन ऑफ दीज आया। अरे हो गया सॉल्व, सॉल्व हो गया, कौन सा ऑप्शन आया चेक करिएगा। कौन सा ऑप्शन आया, मेरे हिसाब से बी ऑप्शन आ रहा है ना, मेरे समझ से बी ऑप्शन है, बाकी आप चेक कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन आया। ओके।
ठीक है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एक लूप में आपको करंट लिखना सिखा दिया मैंने ना। अब दूसरे टाइप का सवाल करते हैं, एक और कॉन्सेप्ट पढ़े आप ना, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। चार्जिंग डिस्चार्जिंग पर भी कम से कम एक आध सवाल तो किया ही जाए। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग पर अगला सवाल दे रहा हूं मैं, यानी पहले ही बता दिया आपको, ये सवाल है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल पर। चार्जिंग कब होता है, सेल चार्जिंग कब आता है, जब उसके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट इंटर कर रहा हो। और डिस्चार्जिंग कब आता है, जब सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रहा हो। ठीक है ना। तो ये एक सर्किट डायग्राम बना दिया मैंने ऐसे। सभी का वैल्यू लिख दे रहा हूं मैं। हाँ चलिए, ये जो बैटरी है, चलिए इसको 10 वोल्ट का मान लेते हैं, जो मर्जी एज्यूम करिए, वैल्यू से कुछ नहीं करना है। ये 4 वोल्ट मान लेते हैं, इसको 6 वोल्ट का मान लेते हैं। ये रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस 4 ओम मानिए, और लेफ्ट वाले रेजिस्टेंस को 2 ओम का मान लेता हूं मैं। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ R, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ R for what value of R current in 4 ohm is 0, for what value of R current in 4 ohm is 0। ठीक है ना। तो ये चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल पे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। पहले तो क्या करूं मैं कि इस सर्किट को अपने हिसाब से बना रहा हूं कि हम लोगों को सुविधाजनक लगे। यह सेल को, सेल का ईएमएफ ऐसे बना रहा हूं मैं, क्योंकि आपको एक ही सेल दिखाई दे इसलिए। ठीक है ना। ऐसे डायग्राम बना रहा हूं जो लोगों को कंफर्टेबल लगे। बना सकता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें क्या प्रॉब्लम है, कहीं भी जोड़ो यार। अरे इस जगह से उठाकर यहां शिफ्ट कर दिए तो क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं। ये था 10 वोल्ट का 2 ओम, ये था 4 ओम और 6 वोल्ट, ये था 4 वोल्ट आर। यही आर फाइंड आउट करना था, यही आर कब निकालना था, ये आर फाइंड आउट करना था जब 4 ओम में करंट 0 हो जाए, है ना। यही ना क्वेश्चन था, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर जब करंट इन 4 ओम आई बराबर 0। यही तो क्वेश्चन था। चलिए बताइए, अब इस सेल में देखिए, बीच वाले सेल में जिसका वोल्टेज 6 है, इसका टर्मिनल वोल्टेज मतलब ये टोटल वोल्टेज, ये टर्मिनल वोल्टेज V क्या लिखूं बोलिए, एज I बराबर 0, क्योंकि I 0 हो गया। तो याद करिए, अगर किसी सेल से कोई करंट पास नहीं हो रहा है तो टर्मिनल वोल्टेज क्या लिखते हैं उसका हम लोग, ईएमएफ के बराबर। टर्मिनल वोल्टेज बराबर 6। पहला इक्वेशन ये आ गया। जब बैटरी से करंट नहीं जा रहा है तो टर्मिनल वोल्टेज उसका क्या होता है, ईएमएफ के बराबर। पढ़ाया था ना। ठीक है, अब 10 वोल्ट वाले में देखिए। अब देखिए सभी सेल्स क्या है, पैरेलल में है कि नहीं है, सभी सेल्स पैरेलल में है। पैरेलल में करंट क्या होता है, सॉरी पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, सेम होता है। तो सबका टर्मिनल वोल्टेज सेम होगा, है ना, सबका टर्मिनल वोल्टेज सेम रहेगा। तो यही V, पहले वाले सेल के लिए क्या लिखूं मैं, यहां पर करंट कुछ मान लीजिए, यहां पर करंट मान लीजिए I,
1 मान लीजिए, तो I1 क्या लिखूं मैं, 10 माइनस 2I1 लिख सकता हूं ना। अरे ये डिस्चार्जिंग बना, डिस्चार्जिंग सेल का टर्मिनल वोल्टेज, सबका टर्मिनल वोल्टेज सेम रहेगा, क्यों, तीनों सेल पैरेलल में है। तो यही जो V यहां पर लिखा वही V अब फिर लिख रहा हूं मैं, क्योंकि पैरेलल में टर्मिनल वोल्टेज सेम। तो V इज इक्वल टू 10 माइनस 2I1, ये इक्वेशन 2 बना। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 से देखिए, इक्वेशन 1 और 2 से सॉल्व करिए। इक्वेशन 1 और 2 से 1 एंड 2, 1 एंड 2 जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो क्या लिखना होगा, 6 इज इक्वल टू 10 माइनस 2I1। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लॉइज I1 बराबर, I1 कितना आ गया बताइए तो, अरे 2I को LHS भेज दो, 6 को RHS भेज दो, 2I बराबर 4, I बराबर 2, है ना, I1 आ गया 2 एम्पियर। ठीक है, I1 आ गया कितना, 2 एम्पियर का। अब करंट डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान दे दो, ये I1 जो I1 यहां से आप भेजे हैं, क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए, ये I1 चला, ये I1 ऐसे चला था ना, I1 चला ऐसे, I1 आगे बढ़ा, अब ये I1 यहां तक पहुंचा। ठीक है, अब ये I1 नीचे नहीं जा रहा है, इधर नहीं जाएगा, क्यों, करंट इसमें जीरो है, यानी I1 सीधे चला गया स्ट्रेट, I1 ऐसे सीधे चला गया स्ट्रेट। ठीक, तो ये I1 इधर भेज दीजिए, ये I1 इधर आ गया, ये I1 ऐसे बना दिया हम लोगों ने। हेंस हम लोगों को लास्ट वाले बैटरी में भी करंट का वैल्यू पता चल गया डायरेक्शन के साथ, पता चल गया ना। तो बताइए, ये जो बैटरी आई, इस बैटरी में करंट का डायरेक्शन देखिए और बताइए, ये बैटरी चार्जिंग है कि डिस्चार्जिंग है, ये बैटरी क्या आई, चार्जिंग आई कि डिस्चार्जिंग आई, क्या आया बैटरी, ये चार्जिंग की डिस्चार्जिंग। ये देखिए ना, इसके पॉजिटिव में, इस बैटरी के पॉजिटिव में करंट इंटर कर रहा है, इसके पॉजिटिव में करंट इंटर कर रहा है, ये देखिए, तो ये चार्जिंग है। चार्जिंग में क्या लिखते हैं, ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज बराबर, टर्मिनल वोल्टेज तो सब पैरेलल में V होगा, क्या लिखते हैं, E प्लस आई आर, है ना, तो E प्लस करंट इसमें कितना है, I1, और रेजिस्टेंस कितना, R। ठीक है ना, अब V का वैल्यू कितना है, इसको V का वैल्यू कितना है बताइए, ये इक्वेशन मान लिया 3 है, 1 और 3 सॉल्व करिए, 1 एंड 3, 1 एंड 3, V बराबर क्या लिख सकते हैं आप, 6, 4 प्लस I1 का वैल्यू क्या करूं, 2 इंटू R, I1 का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट किया, 2, ये I1 जो है ना 2, यहां से रख दिया I1 का वैल्यू 2 मैंने यहां पर, यही था ना I1, ये 2 रख दिया मैंने। ठीक है ना, तो यहां से क्या आ गया बताइए, R का वैल्यू 2R कितना आ गया, ये 2 LHS भेजिए, 2R बराबर 2, R इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 1 ये आंसर आ गया। तो हम लोग क्या यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स पे प्रैक्टिस किए, टर्मिनल वोल्टेज, चार्जिंग के केस में कितना, E प्लस आई आर, V इज इक्वल टू E प्लस आई आर, डिस्चार्जिंग के केस में कितना, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ठीक है ना, इस पे हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। ओके।